हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई साहब फाइनली घर वापसी हो चुकी है, लेकिन आज के एपिसोड में कहीं ना कहीं खुशी की एक लहर तो है। एक कैजुअल फुटबॉल फैन के लिए भाई स्पेन जीत गई, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। मतलब तुम बताओ, इस यूरोज 2024 में अगर देखो फैन अगर परसेप्शन की बात करें बेहतरीन था, फैन एटमॉस्फेयर की बात करें बढ़िया था, बैंगर्स देखने को मिले। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से दिल टूट गया, लेकिन ठीक है। अगर आप एक तरीके से यहां पर यह भी देखोगे कि किसने छी छा करी है, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, आप कह सकते हो यहां पर पोर्चुगल ने। लेकिन अगर कोई सबसे एंटरटेनिंग टीम थी बॉक्स ऑफिस टीम्स में से, तो वो स्पेन थी। और स्पेन ने फाइनल में आने के लिए इटली को तोड़ा, क्रोएशिया को तोड़ा, जर्मनी को तोड़ा और फ्रांस का तो निक्कर ही उतार दिया। ऐसे में यहां पर इससे बेहतरीन चीज और कुछ नहीं हो सकती। और हम जिस टाइम ये वीडियो बना रहे हैं, अर्जेंटीना का मैच यहां पर हो चुका है। तू बीच में बहुत बोलता है बहनचोद। अर्जेंटीना का मैच यहां पर खत्म हो चुका है। लियोनेल मेसी ने अपना कोपा अमेरिका का पहला गोल भी मार दिया है। 38 अपीयरेंस में 14 गोल हो चुके हैं और हिस्ट्री में यहां पर बनाई, क्योंकि उन्होंने 6 कोपा अमेरिका में गोल स्कोर किया है। बात करेंगे सबसे पहले यहां पर 16 साल के लौंडे में। आई मीन लाइक सीरियसली, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि 16 साल के जब तुम थे तो तुम क्या कर रहे थे। भाई मैं फुटबॉल तो खेलता था, फुटबॉल खेलने जाता था, लेकिन मैं स्कूल में तो यार क्लास के बाहर ही खड़ा रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। या तो कुछ कर दिया होता था या किसी दोस्त ने कुछ कर दिया होता तो वो मेरा नाम लग के मैं बाहर हो जाता था। बट इस मैच की बात करें, इस मैच से पहले की स्टोरी पे समझ लेते हैं थोड़ा सा। राबियो का एक इंटरव्यू आया और राबियो ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर लमीन यमाल को फाइनल में खेलना है तो लमीन यमाल को कुछ हटके करना पड़ेगा। अभी तक जो वो करता हुआ आ रहा है, खुद के गिरेबान में नहीं झांक रहा, खुद के निक्कर में नहीं झांक रहा कि पिंपल के साइज का है, लेकिन लमीन यमाल पे पूरी नजर है भाई की। और लमीन यमाल ने उसी को कटा के सेमीफाइनल में पूरी दुनिया के सामने कैसा गोल मारा है, जो कि बार बार रिप्ले पे चलेगा। और वो सिर्फ 16 साल का है। इस स्पेन की सबसे खासियत है कि यस हेडलाइन लमीन यमाल ले जाएगा, यस हेडलाइन निको विलियम्स और लमीन यमाल एक ही थाली के चट्टे बट्टे वाली जो केमिस्ट्री है वो ले जाएगी। लेकिन रोड्री बैलन डोर वर्दी परफॉर्मेंस डाला। फाबियान रुइस नेपली वाले फाबियान रुइस से भी 4 कदम आगे का है। डैनी ओल्मो बताता है कि क्यों यहां पर बार्सिलोना है, बड़े बड़े क्लब इसके पीछे हैं। अगर हम यहां पर आयोमरिक लपोर्ट की बात करें, अल सेक्सी प्लस स्पॉटी नसर की अगर हम बात करें, यहां पर वो छाप नहीं दिखती। आयोमरिक लपोर्ट उस छाप को दिखाता है जो मैनचेस्टर सिटी वाले लपोर्ट को हम जानते थे। अगर इसी के साथ हम यहां पर नाचो की बात करें, अगेन रियल मैड्रिड लेजेंड की बात करें, डैनी कार्वाल इसमें नहीं खेला, लेकिन जेसूस नावास की बात करें, 38 साल, लमीन यमाल के बाप से भी 2 साल बड़ा है भाई वो। लेकिन इस पूरी टीम की हम बात करें ना, तो भाई एंटरटेनिंग फुटबॉल खेल के जब कोई फाइनल में जाता है ना, तो एक खुशी अलग ही होती है। अब इस गेम की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स फ्रांस ने अपना पहला ओपन गोल सेमीफाइनल में जाके मारा और एम्बापे ने अच्छा क्रॉस डाला, उसके बाद यहां पर अच्छा उसको बरी किया गया। लेकिन उसके बाद यहां पर फ्रांस अपने डिफॉल्ट मोड में आ गई। मतलब तुम एक्सपेक्ट भी क्या करते हो कि एक ऐसी मिडफील्ड जहां पर चुआमेनी, एनगोलो कांटे और आंद्रे राबियो खेल रहे हैं, उससे आप क्या ही इनोवेशन एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन फ्रांस ने ये जर्मनी के अगेंस्ट भी दिखाया, फ्रांस ने ये जॉर्जिया के अगेंस्ट भी दिखाया था, फ्रांस ने यही चीज इटली और क्रोएशिया के अगेंस्ट भी दिखाई थी कि अगर आपका सिस्टम, अगर आपके कोर वैल्यूज वही है जो कि हमेशा से स्पेन की लेगेसी रही है, लेकिन उसमें अगर आप मॉडर्नाइज अगर करते हो, जैसा वो कहते हैं कि उनका प्रेस सबसे तगड़ा है, क्या है? यस। उनके पास सबसे बेहतरीन विंगर से क्या है? हाँ है। उनके पास इनोवेशन है मिडफील्ड में, एब्सोल्युटली है। तो यहां पर फ्रांस की डिफेंसिव मिडफील्ड या फिर पार्क द बस वाली गलीच टैक्टिक्स भी काम नहीं करती। और लमीन यमाल ने भले ही बैंगर मारा था, लेकिन लमीन यमाल का गोल आने के बाद आपको ऐसा एहसास हो जाता है, गोल आने से पहले भी, कि कुछ ना कुछ स्पेन हरकत करने वाली है। और इसी के बदले आपको 4 मिनट के अंदर यहां पर डैनी ओल्मो का एक बेहतरीन सोलो अटेम्प्ट यहां पर जो गोल में कन्वर्ट हुआ वो आपको देखने को मिलता है। देखो, बात इस चीज की नहीं कि फ्रांस यहां पर बहुत खराब खेली, बात इस चीज की कि असल में फ्रांस को तोड़ने वाली टीम शायद से यूरोज में स्पेन के अलावा ज्यादा थी नहीं। आप जर्मनी का भी एक केस बना सकते हो, लेकिन वो एक व्हाट इफ सिचुएशन हो गई। अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रही थी फ्रांस को, और जो शॉकिंग भी था वो ये था कि डिस्पाइट आपके पास 3 डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, उसके बाद भी स्पेन तीरामिसु केक की तरह बीच में से काट के जा रही थी। लमीन यमाल ड्रॉप कर रहा था, कट इनसाइड कर रहा था, जेसूस नावास यहां पर उसको सपोर्ट कर रहा था, उधर से निको विलियम्स चौड़ा कर रहा था, डैनी ओल्मो, और यहां पर अगर हम बात करें फाबियान रुइस की, तो वो 2 नंबर इंटीरियर 8 की तरह
टिपिकली मैनचेस्टर सिटी में जिस तरीके से बर्नार्डो सिल्वा और केविन डी ब्रुयन ऑपरेट करते हैं उस तरीके से ऑपरेट कर रहा था पूरे गेम में। ये कभी तोड़ ही नहीं पाई फ्रांस इस पजल को कि स्पेन एक्चुअली एक्स्ट्रा बंदा ला कहां से रही है। एक बढ़िया सा स्टैट बताता हूँ, सेकेंड हाफ में जब गेम 2-1 से स्पेन जीत रही थी तो स्पेन लीड कर रही थी, एक्सपेक्टेड था कि स्पेन यहाँ डिफेंड करेगी, जो कि उन्होंने काफी हद तक करा भी। लेकिन तुम समझ सकते हो 60% से ज्यादा पोजीशन स्पेन के पास था। स्पेन 94th मिनट पे, 90th मिनट पे, 93rd मिनट पे स्पेन अटैक कर रही थी। सोचो इंजरी टाइम में जब यहां पर जो टीम सेमीफाइनल में खेल रही है और फाइनल में जाने वाली है, उसका एक ही काम है कि बॉल सिमियोनी के पिछवाड़े की तरह लात मार के उड़ा दो। लेकिन यहां पर स्पेन अटैक कर रही थी और कंसिस्टेंट अटैक कर रही थी। लास्ट के 5-10 मिनट में तो आपको ऐसा लगेगा कि पिद फ्रांस रही है, या ऐसा लगेगा कि फ्रांस प्रेस क्यों नहीं कर पा रही। और इसका सिर्फ एक ही रीजन था कि हमेशा स्पेन को एक एक्स्ट्रा बंदा मिल रहा था। मजा आ गया इस गेम को देख के। इस गेम के अगर हम दोनों गोल की बात करें, हाँ ये बात तो तय बात है कि एम्बापे ने बहुत गंदा खेला, बहुत ही ज्यादा गंदा खेला। उस्मान डेम्बेले की बात करें तो मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि उस्मान डेम्बेले इतना अच्छा ड्रिबलर या फिर इतनी अच्छी पेस के साथ भी इतनी टट्टी डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात थी कि जब कामाविंगा, जिरूड जैसे प्लेयर, एंटोन ग्रीजमैन जैसे प्लेयर आपके पास बेंच पे, आपने फिर भी 70-75 मिनट तक वेट किया कि इनको लाने का क्या सही टाइम यही है। नहीं भाई, आपको इनोवेशन चाहिए था। आपको उस मिडफील्ड में सेंटर मिडल ऑफ द पार्क में आपको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि स्पेन के डिफेंस को काट सके। स्पेन की जो सबसे खासियत है ना कि अटैक पे तो आप पूरी तरीके से यहां पर उनकी तारीफ कर रहे हो, लेकिन जितनी गति से वो यहां पर बॉक्स में आते हैं, और यही चीज उन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट भी किया था कि यहां पर वो विंग्स पे पूरा स्पेस देते थे। और आज स्पेस था, चाहे आप जूल्स कोंडे की बात करो, चाहे बारकोला की बात करो, विंग्स पे पूरा स्पेस दे दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अल्टीमेटली क्रॉस डालेंगे तो मारेगा कौन। किलियन एम्बापे हेडिंग में नहीं है इतना पॉपुलर, जिरूड इनके पिच पे ही नहीं है। उसके बाद अगर आप यहां पर उस्मान डेम्बेले की बात करोगे तो वो भी कटाई गई। अल्टीमेटली यहां पर अगर आप आयमरिक लेपोर्ट की बात करो, जिसके भी ऑफकोर्स इन पोजीशन बेहतरीन था, उसके साथ आप यहां पर नाचो की बात करो, उसके बाद आप यहां पर रॉड्री की बात करो। रॉड्री ओ भाई साहब खड़ा हो गया भाई परफॉर्मेंस देख के। और सिर्फ इसी मैच की बात नहीं कर रहा मैं सारे ही मैचेस की बात कर रहा हूं। ये एक टैक्टिकल मास्टर क्लास था, लेकिन ये मास्टर क्लास के साथ साथ ना एक स्टेटमेंट भी थी। स्टेटमेंट ना ही सिर्फ फाइनल में जाने की थी, बल्कि स्टेटमेंट उस चीज की भी थी कि इस टीम को और अगर 1-2 साल दे दिया जाए तो स्वाद तो आ जाएगा। और मेरे को ऐसी फैटिस सी हो तो रही है कि फिर अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन देखने में मजा तो बहुत आएगा। वैसे मैं बता दूं, स्पॉइलर अलर्ट, स्पेन का पलड़ा भारी होगा। अब अर्जेंटीना के मैच पे आ जाते हैं। देखो यहां पर भी काफी सारी स्टोरी लाइन चल रही हैं, और माफी चाहूंगा मैं कि मैं यहाँ पर ये पहला मैच है शायद से कोपा अमेरिका का जो कि मैं एक्चुअली में सही तरीके से कवर कर रहा हूँ, लेकिन घर की बात घर की ही होती है। अगर हम अर्जेंटीना वर्सेस कनाडा की बात करें तो देखो, एक चीज हमेशा जो मैं देखता हुआ आ रहा हूं, अर्जेंटीना का फैन सपोर्ट भाई बावले सपोर्ट है भाई। मतलब किसी भी शहर में कर दो, किसी भी देश में कर दो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जेंटीना का जो फैन बेस है वो क्राउडेड की बात करे या फिर डोमिनेटिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो। लेकिन इस मैच की बात करें, और इस मैच में भी उसके ग्लिम्स दिखते हैं। आप कह सकते हो कि इस मैच में डोमिनेट अर्जेंटीना ने उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से आप समझते हो। लेकिन कोपा अमेरिका को देखने में ना एक हेजिटेशन भी होती है कि पिच अलग सी दिखती है, गेम थोड़ा फास्ट स्पीड पे होता है, पासिंग एक्यूरेसी तेल लेने गई, ठीक है, घास नहीं लगती, ऐसा लगता है मेरे ड्राइंग रूम का कारपेट है। बट उसके बाद भी अगर हम गेम की बात करें तो देखो कनाडा ने कोशिश तो बहुत की, और शुरुआत के कुछ 20-25 मिनट में उनको मौका भी मिला। लेकिन एक तो मेरे को शुरुआत में ऐसा लग रहा था कनाडा का जो लेफ्ट विंगर था, ठीक है, सेल्फिश, ठीक है, आपको आईक्यू में डिफरेंस समझ में आ जाता है। जब डी मरिया, लियोनेल मेसी, जूलियन अल्वारेज, रॉड्रिगो डिपॉल मैन ऑफ द मैच, अगर जब आप इनको देखते हो इन पोजीशन और इनके पासिंग रेंज को या फिर इनके फुटबॉल आईक्यू को देखते हो, कंपेयर करते हो कनाडा से, जो कि अगेन थोड़ा सा अनफेयर कंपैरिजन होगा, बट स्टिल आपको वो डिफरेंस समझ में आ जाता है कि डिसीजन कैसे लिए जा रहे हैं। आपको समझ में आ जाता है कि फट किसकी रही है। आपको यह भी समझ में आ जाता है कि डिस्पाइट कॉन्फिडेंस कनाडा के पास होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चांसेस को बॉटल कनाडा ही कर रही है। आप जिस तरीके से गोल खाया, देखो इतना स्पेस 2 सेंटर बैक के बीच में सिर्फ ओनली फैंस के क्रिएटर्स के टांगों के बीच में होता है, और इतना स्पेस अगर आप यहां पर अर्जेंटीना के प्लेयर्स को दोगे तो गोल तो खाओगे ही खाओगे। गोल बहुत खूबसूरत मारा। मेसी पे थोड़ी बात कर लेते हैं। अब देखो मेसी के रिगार्डिंग ये था कि हाँ इंजरी कंसर्न है, चल भी रहा था क्वार्टर फाइनल में,
ठीक है, उससे पहले भी 1-2 गेम की बात करें तो था, और गोल भी नहीं आया था। तो जो क्रिटिसाइज करने वाले थे वो कर तो रहते हैं अपने हिसाब से, जिनको छीछा करनी होती है मेसी की वो कर ही देते हैं, मामला ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन इस गेम को देख के या पिछले गेम को देख के या उससे पिछले गेम को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मेसी इज जस्ट नॉट अबाउट गोल्स। मेसी का एंड प्रोडक्ट तो बस चेरी ऑन द पॉप है। असल में मेसी का जो गेम है ना वो भाई कनेक्ट करने का है। और मैं एक चीज भी आज जरूर कहूंगा कि आई थिंक मेसी से हटके भी अर्जेंटीना की अब आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, ऐसा नहीं, अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी के बगैर बनाओ, आई एम जस्ट सेइंग कि उसके बिना भी अर्जेंटीना की आइडेंटिटी है। लेकिन फिर भी जब तक मेसी, अगर आप मेसी के पोटेंशियल को मैक्सिमाइज नहीं करोगे तो सबसे चूतिया तो आप ही होंगे ना। और आज अर्जेंटीना ने इसका बखूबी फायदा उठाया कि मेसी के साथ उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, मेसी के साथ के या बगैर जो भी है, लेकिन अर्जेंटीना का पूरा गेम फ्लॉलेस नहीं लगता है, अभी भी फ्लॉस तो है। पासिंग रेंज की बात करें, हड़बड़ाहट की बात करें, और शायद से इसलिए भी हो सकता है कि कोपा अमेरिका की जो पिच है या जिस तरीके से ग्राउंड भी छोटा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपीरियंस है वो खराब भी कर देता है। और आई थिंक टीम का फ्लो भी उससे प्रॉब्लमैटिक तो होता है। लेकिन डिफेंस की बात करें, आई थिंक नहीं है, तोड़ नहीं है भाई। आप क्रिस्टियन रोमेरो की बात करें या फिर तोड़ लगता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो वो किसी में वो वाइब, किसी में वो वर्टिकलिटी की बात करें, थ्रेटनिंग की बात करें, शायद से मैंने अभी किसी को टीम को देखा होगा जो कि अर्जेंटीना को एक्चुअली में डरा दे। अगर मैं कनाडा की बात करूंगा कि बहुत इंसिडेंट पे वो यहाँ पर पेनल्टी बॉक्स में एंटर करे हैं, लेकिन या तो उन्होंने पास हक दिया है, और मेरे को समझ में आई नो जैसे मार्श उनका मैनेजर है जो कि लीड्स का मैनेजर था, ये वन टच पासिंग, प्रेसिंग और आउट ऑफ द बॉक्स पासिंग निकालने की आदत है, वो टीम में दिख भी रही थी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। जोनाथन डेविड की बात करें, अल्फोंसो डेविस की बात करें, अच्छे प्लेयर्स थे, अच्छा अटेम्प्ट आ रहा था, लेकिन वो एक्स्ट्रा चीकीनेस वाली जो बकचोदी थी ना, उसमें कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कनाडा गई। इसी के साथ आई थिंक जैसी मेसी का गोल आया उसके बाद तो एक गेम पूरी तरीके से किल हो गया। उसके बाद जो गेम था वो केजी था, और उसके बाद अल्टीमेटली अर्जेंटीना एक ऐसी पोजीशन पे आ गई थी जहां पर आप कह सकते हो कि दे न्यू कि वो जीत रहे हैं गेम। उन्होंने उस चीज को बस ना ही थर्ड गोल के लिए पुश किया, लाइक पुश उन्होंने कहा काउंटर अटैक आएगा, काउंटर अटैक मार देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कंफर्टेबल विक्ट्री निकाली। आई थिंक मेसी का गोल के बाद यहाँ पर एक गेम बिल्कुल रिप ऑफ था, बिल्कुल खत्म था, डन एंड डस्टेड गेम था। और इसके साथ ही अब यहाँ पर यूरुग्वे वर्सेस कोलंबिया का सेमीफाइनल है, और आई थिंक दोनों ही टीम्स भाई टक्कर तो देगी, अर्जेंटीना को टक्कर तो देगी। आई थिंक 2022 वाली कतर वर्ल्ड कप वाली टीम नहीं रही अर्जेंटीना, फ्लॉ तो है अभी भी। हाँ, ये है कि आप कह सकते हो कि मेसी अभी भी अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, मोर देन अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। और बाकी अगर प्लेयर्स की बात करोगे, जैसे डिपॉल की परफॉर्मेंस बेहतरीन, एमिलियानो मार्टिनेज, तो चैंपियन वाली मेंटालिटी तो है। बट टैक्टिकल लेवल पे आई थिंक जो भी आएगा उधर के सेमीफाइनल से, आई थिंक यूरुग्वे को मैंने ज़्यादा देखा है, कोलंबिया का मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। आई नो कि हामिद रोड्रिगेज पेल रहा है, लेकिन मज़ा तो आएगा फाइनल में, स्वाद तो आने वाला है।